गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है भारतीय कृषि। भारत में कृषि है वो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है और कृषक है वो प्रमुख रूप से उनका आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि। कृषि है वैसे तो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन आजकल वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधा होने के कारण क्या है कि जिस समय जो फसल बोनी हो वो बुआई का कार्य उसका हो जाता है, समय पे उससे कटाई का कार्य भी हो जाता है। तो वर्तमान समय में सिर्फ क्या है कि अपनी खाद्य पूर्ति के लिए ही फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता, आर्थिक लाभ प्राप्त करने की से दृष्टि से भी क्या है फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आज जो हमारा बिंदु है वो है भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बात आती है कि मुद्रादायनी फसलें किसे कहते हैं। ऐसी फसलें जिनका उत्पादन किसान है वो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से करता है, उन्हें मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। मुद्रादायनी फसलों को वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं और नकदी फसलें भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले गन्ना है उसकी फसल। गन्ना है वो प्रमुख रूप से जो अपनी फसल है वो है खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल है उसका जो बुआई का समय है और जो उसकी कटाई का समय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आती है बुआई की। गन्ने की जो बुआई है उसका जो समय है वो है जून से जुलाई। कब का समय है? जून से जुलाई में गन्ने की बुआई का कार्य किया जाता है। और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो इसका कटाई का कार्य है वो किया जाता है अक्टूबर से नवंबर माह में। इस प्रकार जून जुलाई में बुआई और अक्टूबर नवंबर में जब पक के फसल तैयार हो जाती है गन्ने की तो उसकी कटाई कर ली जाती है। अब बात आती है कि गन्ना है वो किसका वंश है। गन्ना है वो किसका वंश है? ध्यान रखना, बांस वनस्पति का वंश है उसको गन्ना कहा जाता है। किसका वंश है? बांस वनस्पति का वंश किसे कहा जाता है? गन्ने को कहा जाता है। बात आती है कि भारत में विश्व के गन्ने का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है, यानी विश्व का जो कुल गन्ना उत्पादन है उसका भारत में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना, भारत में जो इसका उत्पादन है वो होता है 50%। लगभग 50% जो उत्पादन है विश्व के गन्ने का वो भारत में 50% अकेले भारत के द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब आती है कि गन्ने के उत्पादन के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है और कौन से स्थान पे देश का कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पे आता है, कौन सा ऐसा स्थान है जो द्वितीय स्थान पे आता है। तो ध्यान रखना कि भारत का विश्व में जो स्थान है गन्ने की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, वो स्थान है द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। जबकि हमारी किताब में जो इसका जो स्थान बताया गया है वो बताया गया प्रथम स्थान। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए भारत का जो स्थान है गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से वो स्थान है द्वितीय। बात आती है कि गन्ने का प्रथम स्थान कौन से देश का है। तो ध्यान रखना, गन्ने की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो है ब्राजील का। गन्ने का उत्पादन भारत में कितना होता है? 50% विश्व के अकॉर्डिंग, लेकिन जो विश्व का प्रथम स्थान है वो है ब्राजील का और भारत का इसमें दूसरा स्थान है। बात आती है कि गन्ने का जो उत्पादन है प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, कौन से भागों में किया जाता है। ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है जहाँ सामान्यतः नॉर्मल स्थिति तापमान की रहती है वहां पे गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ना जहां ज्यादा अधिक गर्मी हो ना जहां ज्यादा अधिक सर्दी हो। ऐसे स्थान पे गन्ने की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। तो बात आती है कि गन्ने की कृषि के लिए कितना सेंटीग्रेड तापमान कम से कम होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना उस समय हो कि गन्ने की बुआई और कटाई का कार्य अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ध्यान रखना, तापमान है वो बताया गया है 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गन्ने की फसल के लिए। तो सामान्य तापमान बताया गया है वो 15 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड तापमान है वो बताया गया है। बात आती है कि गन्ने की फसल के लिए कितना कम से कम वर्षा होनी आवश्यक है, न्यूनतम वर्षा हो या अधिकतम कितनी वर्षा चाहिए कि गन्ने की फसल को बुआई का कार्य किया जा सके, गन्ना है वो खूब लंबा और मोटा हो सके ताकि फसल भी अधिक उत्पादन हो सके। ध्यान रखना, जो वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए वो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक। वर्षा जिन स्थानों पे होती है उन स्थानों पे गन्ने का उत्पादन, गन्ने की कृषि आसानी से की जा सकती है। बात आती है कि गन्ने के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी है वो सबसे अधिक लाभदायक, सबसे अधिक उपयुक्त और सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ध्यान रखना, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जो गन्ने की दृष्टि से लाभदायक है वो मिट्टी है चिकनी
दोमट और कछारी मिट्टी, ये प्रमुख रूप से जो मिट्टियां हैं, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी है, इनमें गन्ना है वो पूर्ण रूप से जो उसका बीज है वो आसानी से पक के तैयार होता है, और जो पौधा होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी लंबाई वाला होता है, और उत्पादन भी अधिक होता है। तो इसकी प्रमुख जो मिट्टी है वो कछारी है, दोमट है और बात करते हैं इसके आगे। आगे बात आती है दक्षिणी भाग। जो दक्षिणी भाग है भारत में, उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि गन्ने की जो रस की मात्रा है वो अधिक है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में रस की मात्रा अधिक है। क्वेश्चन कई बार यह आ सकता है कि गन्ने की दृष्टि है, उस दृष्टि से कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा भाग है भारत का जहां रस की मात्रा गन्ने में अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, दक्षिणी भाग में गन्ने में रस की मात्रा अधिक पाई जाती है, और स्थानों पर भी रस की मात्रा पाई जाती है, वो कम पाई जाती है दक्षिणी भाग के मुकाबले। बात आती है कि गन्ने की दृष्टि से भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहां पे गन्ना अधिक उत्पादन होता है, अधिक कृषि उसकी गन्ने की जाती है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात, इन राज्यों में भारत के प्रमुख रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और अधिक जहां उत्पादन होता है वो प्रमुख रूप से ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गन्ना है वो अधिक उत्पादन होता है। औरों में भी होता है लेकिन उनके मुकाबले कम होता है। बात आती है राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जिले हैं राजस्थान में जिनके तहत गन्ने की कृषि की जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में उदयपुर में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में और बूंदी में, इन 4 राज्यों में प्रमुखतः गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। अन्य में है किया तो लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में होता है। बात आती है कि जो ये गन्ना उत्पादन किया जाता है, इस गन्ने का उपयोग किस प्रकार से काम में लिया जाता है, इस गन्ने से कौन सी वस्तुएं या पदार्थ बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका आर्थिक लाभ मिलता है, किन चीजों में काम आता है। ध्यान रखना, प्रमुख रूप से गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है, और साथ में अल्कोहल है वो भी इससे बनाई जाती है। तो प्रमुख रूप से जो इसका उपयोग किया जाता है कारखानों में, उद्योगों में, तो गुड़ बनाने में, चीनी बनाने में, शक्कर बनाने में और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये बात की हमने गन्ने की। अब आगे की जो दूसरी हमारी फसल है प्रमुख है मुद्रादायनी फसल, वो है कपास। कौन सी है? कपास। कपास है वो कौन सी फसल है ऋतुओं के आधार पे? तो ध्यान रखना, खरीफ की फसल है वो क्या है? कपास है प्रमुख है। और ये कौन सी फसल है प्रमुख रूप से? मुद्रादायनी फसल है, जिनका उत्पादन कृषक है वो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से करते हैं। बात आते हैं कि खरीफ की जो कपास की फसल है उसकी बुआई कौन से महीने में की जाती है, यानी बुआई का कार्य है वो किस माह में प्रारंभ कर दिया जाता है। ध्यान रखना, जून से जुलाई माह में कपास की फसल है उसको बोना प्रारंभ कर दिया जाता है, और जब ये फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, पूर्ण रूप से बड़ी विकसित हो जाती है, तो उसकी कटाई कर ली जाती है। और कटाई का जो समय है इसका वो है अक्टूबर से नवंबर माह। कौन सा माह? अक्टूबर से नवंबर माह में कपास की फसल की कटाई कर ली जाती है। बात आती है कि कपास प्रमुख रूप से किस काम आता है, कपास का किस दृष्टि से उपयोग है। तो ध्यान रखना, कपास का सूती वस्त्र बनाने में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। अब आती है कि जो कपास का उत्पादन है वो कितने क्षेत्र में किया जाता है, कितने प्रतिशत भाग पे कपास की है वो कृषि की जाती है, खेती की जाती है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो 6.7% भाग है उस पे किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का कार्य किया जाता है। और कपास है प्रमुख रूप से किस काम में आता है? कपड़े बनाने के काम में आता है, और उससे इतने अच्छे कपड़े बनते हैं, बारीक कपड़े बनते हैं, तो उसके आधार पे उसकी उपयोगिता है वो अन्य देशों में भी है। और आवश्यकता के आधार पे जब अगर उत्पादन किसी देश में कम होता है कपास का, तो अन्य देशों से अपन क्या है कि मंगवा भी सकते हैं, जिन चीज़ों की अधिकता होती है उनको दूसरे देशों में भेज भी सकते हैं। तो बात करते हैं आगे कि कपास की कृषि के लिए तापमान कितना आवश्यक होना चाहिए, कितने डिग्री तापमान हो कि वहाँ कपास के लिए उचित और आवश्यक रहता है। ध्यान रखना कि 20 डिग्री से 35 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है वो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त रहता है, उचित रहता है। बात आती है कि कम से कम कितनी वर्षा हो कि कपास की कृषि की जा सकती है। तो उसके लिए जो वर्षा बताई गई है वो बताई गई है 75 से 100 सेंटीमीटर तक। कितनी वर्षा बताई गई है? 75 से 100 सेंटीमीटर तक कपास की कृषि के लिए कम से कम इतनी वर्षा होना आवश्यक है। लेकिन साथ साथ में क्या है कि सिंचाई के जो साधन है, चाहे वो नलकूप के रूप में हो, चाहे वो नहरों के रूप में हो,
इनके द्वारा भी क्या है, कपास की खेती की जाती है। क्योंकि वर्षा है वो अनिश्चित है, कुछ स्थानों पे वर्षा क्या है, अधिक हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पे वर्षा क्या है, कम होती है। अब जिन स्थानों में वर्षा कम होती है वहाँ जब खेती नहीं की जाती तो क्या है, सिंचाई के साधनों का उपयोग आता है, चाहे वो नहर के रूप में हो, चाहे वो नलकूप के रूप में हो, चाहे वो सिंचाई के अन्य तरीकों के रूप में हो, उन तरीकों का उपयोग करके कपास की खेती की जाती है। बात आती है कि कपास की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें कपास के पौधे हैं वो अच्छी तरीके से उत्पन्न हो सके और कम स्थान में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ध्यान रखना कि जो मिट्टी है वो गहरी काली मिट्टी होनी आवश्यक है। किसके लिए, कपास की कृषि के लिए प्रमुख रूप से गहरी और काली मिट्टी होती है, वो उपयुक्त मानी गई है, जिससे अधिक उत्पादन होता है। बात आती है कि इसमें किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो गहरी और काली मिट्टी है इसमें कौन से तत्वों की मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए। ध्यान रखना, इसमें प्रमुख रूप से चूने व पोटास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो कौन सी मिट्टी है, अपनी गहरी और काली मिट्टी है, उसमें ये विशेषता होने पे क्या है कि पौधा है वो अच्छा और अधिक बड़ा विकसित होता है और अधिक उसमें कपास उत्पन्न होता है। बात आती है कि भारत में कपास की कितनी किस्में पाई जाती है। कपास है उसकी भारत में एक किस्म न पाके अनेक किस्में पाई जाती है। तो इसको कपास में इसकी फसलों की दृष्टि से इसके कितने भाग बताए गए। ध्यान रखना कि भारत में कपास की कितनी किस्में बताई गई है, 3 किस्में बताई गई है। 3 प्रकार की जो किस्में हैं भारत में कपास की पाई जाती है। और सबसे अधिक उपयोगी जो कपास की जो फसल है इसमें वो बताई गई है लंबी व महीन रेशे वाली कपास। कौन सी कपास है, लंबी व महीन रेशे वाली कपास है, वो सबसे अधिक उपयुक्त कपास बताई गई है, जिसका दूसरा नाम है अमेरिकन कपास। यह क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी कपास की किस्म को अमेरिकन कपास कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि लंबी व महीन रेशे वाली जो कपास है उसको अमेरिकन कपास कहा जाता है और कपास की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली जो ये किस्म है ये कही जाती है। बात आती है कि कुल उत्पादन का जो भाग है कपास का, उसमें लंबी व महीन रेशे वाली जो कपास है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा या भाग आता है या क्षेत्र आता है। तो ध्यान रखना कि जो इसका कुल उत्पादन का भाग है वो है 50% उत्पादन है, वो लंबी व महीन रेशे का भारत में उत्पादन किया जाता है। बात आती है कि प्रमुख स्थान इसके कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो इसके स्थान है वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन 3 राज्यों में प्रमुख रूप से अमेरिकन कपास है उसकी किस्म का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अब जो अपनी दूसरी कपास आती है वो है मध्यम रेशे वाली कपास, यानी जो पहली थी वो तो लंबी थी और महीन थी, और ये क्या है कि मध्यम रेशे वाली कपास है जो कुछ उससे थोड़ी मोटी होती है और कुछ कम पतली होती है। बात आती है कि कुल उत्पादन का जो भाग है वो मध्यम रेशे वाली कपास से कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना 40% भाग है वो मध्यम रेशे वाली कपास से उत्पन्न होता है। 50% हो गया लंबी और महीन रेशे वाली का, और मध्यम वाले कितना हो गया 40% भाग। बात करते हैं अपने कि मध्यम रेशे वाली जो कपास है उसके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना जो पहला राज्य है वो है गुजरात, आगे महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये मध्यम रेशे वाली कपास है उसके प्रमुख स्थान राज्य भारत के हैं। अब आती है जो अपनी तीसरी, वो है छोटे रेशे वाली कपास, जिसकी लंबाई कम होती है, बारीक कम होती है, और इसका जो उत्पादन है वो लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो छोटे रेशे वाली कपास है इसका कुल भाग पर जो उत्पादन होता है वो होता है 10% उत्पादन। इस प्रकार प्रथम थी उससे 50% उत्पादन हुआ, मध्यम से 40% हुआ, और तीसरी जो अंतिम अपनी कपास है उससे 10% उत्पादन है वो भारत में होता है। बात आती है कि जो भारत के अधिकांश राज्य हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है वहाँ सभी जगह पे ये कपास उत्पादन किया जाता है, इसकी जो मात्रा है इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। बात आती है अब आगे कपास के उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, चाहे वो महीन रेशे वाला हो, चाहे वो मध्यम रेशे वाला हो, चाहे लंबी हो, अमेरिकन कपास हो। तो प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ कपास की खेती कृषि की जाती है। तो प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 3 राज्य हैं जहाँ कपास की कृषि अधिक मात्रा में अधिक उत्पादन है और अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। बात आती है कि राजस्थान में कपास के कौन कौन से प्रमुख जिले हैं जहाँ कपास का कृषि कार्य या खेती की जाती है। ध्यान रखना प्रमुख रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो राजस्थान के जिले हैं यहाँ कपास का उत्पादन किया जाता है। अब आती है कपास का उत्पादन कम। कपास की जो कृषि है वो उत्पादन की दृष्टि से भारत क्या इसमें आत्मनिर्भर नहीं है।
इतना कपास भारत में उत्पादन नहीं होता कि भारत की जो आवश्यकता है कपड़े से संबंधित वो पूरी की जा सके। इसके लिए क्या है कि भारत है वो अन्य क्षेत्रों पर निर्भर है। जब अपने देश की आवश्यकता अपने देश में पूर्ण नहीं होती तो हम दूसरे देश पे क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, और दूसरे देश के जो साधन हैं, जो अपनी वस्तु अपन को चाहिए, वो वहां से प्राप्त करते हैं। तो बात आती है आगे, कपास का जो आयात है, यानी कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्थान से, कौन कौन से देश से अपन कपास है वो मंगवाते हैं, उसका यूज करते हैं, जो कपड़े के रूप में हो चाहे कपास के रूप में हो। तो प्रमुख जो इसके राज्य हैं वो है अमेरिका देश है, वो अमेरिका, सूडान, केनिया और मिस्र। ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहां से भारत है वो कपास का आयात करता है और अपने कपड़े संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।